नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका स्वागत। प्रणाम बहन। गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाए, सर विकास से इतनी जल्दी हम लोग कहाँ आके खड़े हुए हैं आज? देखिए, गाय भी विकास का ही एक सेतु है। गाय के साथ हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी जीवन व्यवस्था जुड़ी है। गाय का मुद्दा कोई आज का नहीं है। गाय से जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हमारा संबंध है। बेटी की सगाई होती है, ब्याह होता है, तो भी गोदान किया जाता है। मृत्यु में सुन भी बात, हाँ, ये कोई इसको ऐसे मत जोड़ो कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है। मेरे लिए गाय ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है। बात यह है कि इस देश में बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार वाले हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड इलीट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करो ना, और वो शाश्वत है। ह्यूमन राइट के साथ साथ जो बेचारे पशु पंछी, उनकी भी तो राइट्स है ना। आप आदमी को मारो तो मर्डर, वो तो क्रुएल्टी, वो वायलेंस। और गाय को मारो तो क्या वो क्रुएल्टी नहीं है? नहीं, गाय क्यों? फिर आप सभी जानवर का नाम लीजिए ना। गाय क्यों सिर्फ? आप सभी जानवर का सभी जानवरों का करो ना, क्या दिक्कत है? अनिता, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो कहता हूँ गाय ही नहीं, सभी प्राणियों के प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। आपके राजस्थान में तो चींटी से लेकर के कबूतर से लेकर के सबको दाना देते हैं। चींटी को भी दाना मिलता है, यहाँ पंछी को दाना मिलता है, यहाँ गाय को भी दाना मिलता है। लेकिन स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या, जैसे आपने कहा कि भी हमारा विकास भी गाय पर निर्भर है, तो क्या ये मई 2014 के बाद ही निर्भर हुआ? नहीं, पहले से ही। तो फिर अब इतनी उत्तेजना क्यों? अब आपको क्या परेशानी है? अब ये सब क्यों? आपको क्या परेशानी है? आपको गाय कटे तो खुशी होती है। आपके घर के सामने गाय का खून बहा दिया जाए, आपको गाय का खून पिलाया जाए, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन स्वामी जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब आज से पहले भी हो रहा था, तो अब इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है? बहन देखो, नैरेटिव कैसे चेंज हो गया? मैं एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक साइंटिफिक सोच अप्रोच रखता हूं, एक यूनिवर्सल अप्रोच रखता हूं, और एक ऐसी सोच रखता हूं जिसमें किसी भी मजहब के व्यक्ति को कोई ठेस ना पहुंचे। किसी मुसलमान को यदि कत्ल किया जाता है तो मैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं करता। गाय का भी खून ना बहे और हिंदू और मुसलमान का भी खून ना बहे। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि भाई, हमें लड़ाई लड़नी है महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ, गरीबी के साथ। इस देश को हमें विश्व की महाशक्ति बनाना है। और वो तब होगा जब एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के हम चारों तरफ से तरक्की करें। गौ हत्या पहले भी मना है, बहुत प्रदेशों में मना है। आज इस चीज पे इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि भाजपा की सरकार है, इसलिए? देखो, क्या कारण है? राजनीति मैं तो कर ही नहीं रहा। आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में हो रही है। देखिए, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में हो रही है। देखो, मैं ये बात ही कहना चाहता हूं कि विकास किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? ये हमें समझना पड़ेगा। विकास में सबका विकास होना चाहिए। सबका विकास मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, सबका विकास। और उसमें प्रकृति का भी विकास, उसमें पशु पंछियों के भी हित का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। विकास का मतलब जहां सारी सृष्टि सुख का अनुभव करे। तो चीन वाला हाल हो जाएगा जी। तो डेवलपमेंट में लोगों ने क्या कर लिया है कि हम, अब तो मोदी सरकार पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि बोले इसमें जो है मांस का निर्यात बढ़ गया। मैं तो चाहता हूं मांस के निर्यात से आप ग्रोथ करते हैं तो दिस इज नॉट ट्रू ग्रोथ। ट्रू ग्रोथ। अब देखो, अहिंसक समृद्धि, वायलेंस के द्वारा किसी भी तरह की समृद्धि हमको मंजूर नहीं है। आप पेड़ काटते हो ना तो आपकी जीडीपी बढ़ती है। आप बीड़ी, सिगरेट, शराब ज्यादा पीते हो तो आपकी जीडीपी बढ़ती है। आप पशुओं को काटते हो तो आपकी जीडीपी ज्यादा बढ़ती है। पर अपन उसको डेवलपमेंट थोड़ी कह देंगे, ये डेवलपमेंट थोड़ी कह देंगे। आप बिल्कुल सही। झगड़े करते हो तो जीडीपी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उससे वकीलों की फीस ज्यादा बढ़ेगी, उससे जो है कोर्ट और ज्यादा बनेंगे। आप बीमार होते हो तो उससे आपकी ग्रोथ बढ़ती है। ये नेगेटिव ग्रोथ है। तो हमें पॉजिटिव ग्रोथ की ओर जाना पड़ेगा। हमने पॉजिटिव ग्रोथ की है ना। आज इस देश के जो है एमएनसी से 200 साल के बाद हिंदुस्तान में एक ऐसा फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको अमीरियत नहीं चाहिए, हमने कहा कि हम इस देश में विदेशी ब्रांड्स को नीचे लेके आएंगे। अगले साल तक आप देखना ना, 95% विदेशी ब्रांड पतंजलि के नीचे होंगे। हमने पॉजिटिव ग्रोथ की है। हमने अगले साल तक हम 100 से 150% ग्रोथ करने वाले हैं। लेकिन उस ग्रोथ में क्या है?
उस ग्रोथ में है स्वदेशी का भाव, उस ग्रोथ में है कुदरती खेती का भाव, उस ग्रोथ के अंदर है कि संपत्ति हमारी, संसाधन हमारे, फैक्ट्रियां हमारी और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हमारे। तो हमारे स्वामी जी, देश मैं मानती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, भारतीय वो खरीदे जहां उसको क्वालिटी और प्राइस कॉम्पिटिटिव हो। यही तो बात मैं कह रहा हूं, है कि नहीं? और जहां पे आज भारत के लोग सर विदेशी कंपनियों के हेड बने हुए हैं, तो कितना मायना रह जाता है स्वदेशी का और विदेशी गुड्स हेड का? वुड बनने से मतलब नहीं रहता। देश तो हमारे पहले भी हमारे ही लोग थे, हेड ही ब्रिटेन से आता था, जो हम गुलाम थे तब। बाकी सारा तंत्र तो यही का था। कभी भी हिंदुस्तान में, उस समय भी हिंदुस्तान की आबादी करीब 33 करोड़ थी, कभी भी हिंदुस्तान में 25 और युद्ध भी हुआ तो 50,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे यहाँ पर। जो कंपनी होती है उसका स्ट्रक्चर ही होता है कि उसकी शेयरिंग किसके पास में है, तो उसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। हम 18वीं शताब्दी तक, ये तो जो है साइंटिफिक आंकड़े हैं, 18वीं शताब्दी तक भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत थी। 25% वर्ल्ड जीडीपी में, वर्ल्ड इनकम में हमारी भागीदारी होती थी। आज जो 1.5 पर आ गई, क्यों? क्योंकि हमने अपने देश के ब्रांड्स को, अपने देश की कंपनियों को, अपने देश के स्वाभिमान को हमने कुचल दिया। पतंजलि अगले वर्ष में 5,000 करोड़ का टर्नओवर देने की बात कर रही है, और साथ के साथ आपका जो फ्यूचर ग्रुप के साथ, स्वदेशी रिटेल चेन के साथ जो आपका टाई अप हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पतंजलि अपनी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली दिखा रही है जी मार्केटिंग में, चाहे एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए है, चाहे प्रोडक्ट लॉन्चेस के जरिए है। तो मतलब मैगी बाहर और पतंजलि नूडल्स अंदर। देखो, हम किसी को बाहर नहीं कर रहे। आपने अभी बोला कि हमारा काम है एक सात्विक स्पर्धा देना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो उसके द्वारा चैरिटी का हिंदुस्तान में काम करना। आज 5 से 10,000 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं एजुकेशन में। एक एक जिले में एक एक आचार्य कॉलम बनाएंगे, जहां हम वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा साथ साथ देकर के, बच्चों को संस्कार देकर के, शिक्षा देकर के, उनको एक तरफ हमारे बच्चे अंग्रेजी भी फर्राटेदार बोलते हैं। पहली क्लास का बच्चा हमारा आज तो 5वीं से अभी आगे पहली से होगा। प्रथम क्लास का बच्चा हमारा संस्कृत भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। वो हिंदी भी उतनी अच्छी बोलेगा, संस्कृत भी उतनी अच्छी बोलेगा, अंग्रेजी भी उतनी अच्छी बोलेगा, अपनी मातृभाषा भी। माने लैंग्वेज से लेकर के साइंस है, टेक्नोलॉजी है। मतलब जो आप कह रहे थे कि जो अर्निंग्स हैं वो वापस देश के विकास में ही लगाई जाएंगी, बच्चों में लगे। दिस इज नॉट माय पर्सनल वेल्थ, पर्सनल प्रॉस्पेरिटी पर हम नहीं, हम ट्रस्टीशिप के भाव पर काम करते हैं। यह हमें महात्मा गांधी ने सिखाया था। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का काम किया तो उनको राष्ट्रपिता कहा। मैंने स्वदेशी का काम किया तो कुछ बेचारे जिनमें जहां अकल का दिवालियापन निकल गया, जिनका उनको अंग्रेजियों ने मुझे व्यापारी कहा, उनको देशनगर्त में मिला दिया। आखिर हम काम क्या करें? महात्मा गांधी की स्वदेशी को सब्सिडी की सीढ़ियों पर चला रहे हैं लोग। उस महात्मा गांधी के स्वदेशी के आंदोलन की उन्होंने हत्या कर दी। हम क्या कर रहे हैं? हम इतनी बात कह रहे हैं भाई, देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे चल रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े इन विदेशी मगरमच्छों को टक्कर देना कोई आसान काम है। हमने चाहे दिव्य फार्मेसी, ये तो हमारा ट्रस्ट का ही है। दूसरा भी हमने कंपनी इसलिए बनानी पड़ी कि आपको काम करना है तो उसमें जो बड़ा काम, जो फूड पार्क हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया। एक सन्यासी जो जमीन पर सोता है, जिसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसने इतना ब्रांड कैसे बना दिया? अब मैं IIM IIT में नहीं पढ़ा हुआ, मैं ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा हुआ। अगले इस साल अभी पढ़ाया जाने लगा, अगले साल तक आप देखना वर्ल्ड के सभी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज IIT IIM सब जगह बाबा रामदेव पर केस स्टडी होगी। क्यों? क्योंकि हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कमाई के लिए नहीं कर रहे, व्यापार के लिए, उपकार के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा विजन है, और इस विजन का एक मकसद देश की सेवा करना, दूसरा देश के लोगों में एक स्वाभिमान जगाना कि तुम भी विदेशी कंपनियों के बराबर में लड़ सकते हो और इनसे बड़ा ब्रांड बना सकते हो। ये पार्टी विशेष के साथ क्यों है? अगर आप देश के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए क्यों हैं? पार्टी से कहां जुड़े? ना कोई बाबा MLA, ना MP, ना CM, ना PM। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार भी आपको हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाती तो आप मान जाते? कांग्रेस की अब जहां सरकारें हैं, अभी हरियाणा छोड़ो, मैं तो यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक प्रांत कहता है कि हमको इसमें सहयोग करो। मेरे को अभी आंध्र प्रदेश से नहीं होता है कि बाबा जी आप भी हमारे यहाँ योग आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए आप हमारी मदद करो। मैंने कहा जरूर करेंगे। अभी कर्नाटक में कांग्रेसियों की सरकार है ना, उत्तराखंड में है ना, वहां मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाए, मैं तैयार हूँ। बना रहे?
देखो बनाए तो तैयार हो, उनको सद्बुद्धि आ जाए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी मरने के कागार पर, मरणासन है, स्वर्गीय होने की तैयारी में। सर पता यदि नहीं कांग्रेस मई 2014 में तो आप कह रहे थे कि भाजपा सरकार बड़ी एरोगेंट है और राहुल गांधी बड़े अच्छे हैं, फिर आपने जून 2014 में कहा कि आपने कहा कि नहीं मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अनिता जी थोड़ा ना आपने स्टेटमेंट ना मेरे मुंह से सुन लिया करो, उसके ऊपर विश्वास किया करो। दरअसल क्या है, कई मीडिया में भी ऐसे अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ना बिना मतलब सनसनी फैला देते हैं। मेरे बयान को उसी को आप सच माना करो जो मेरे मुंह से सुना करो। मैंने अभी कभी नहीं कहा कि जो है मोदी सरकार एरोगेंट है। दिस इज फॉल्स न्यूज, ये गलत बात है। फिर मैंने उनके चैनल के जो मालिक हैं उनको भी मैंने कहा, जो रिपोर्टर था उसको मैंने 6 महीने से तो बहिष्कार कर रखा था। अभी दोबारा जब मेरा इंटरव्यू लेने आया मैंने कहा बेटे ठीक से बात करो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं कब देखो जो है मैं कोई बावड़ा बाबा नहीं हूँ, जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। मैंने कभी भी मोदी सरकार के बारे में ऐसा नहीं कहा कि वो एरोगेंट है। मैंने इतना जरूर कहा था कि मैंने कहा मोदी सरकार में जो शीर्ष लोग हैं 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मोदी जी है, जेटली जी है, चाहे अमित शाह हैं, चाहे गडकरी जी हैं, जितने भी जो उनके जो टॉप उनके बिग मैन हैं, जो भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सब बहुत काम कर रहे हैं। और नीचे वाले लोगों को भी और ज़्यादा काम करना चाहिए। और एक बात मैंने कही थी वो तो सामान्य सबके लिए लागू, मैंने एक पार्टी के लिए नहीं कहा। मैंने कहा जितने भी एमएलए हैं, एमपी है, चुनाव जीतने के बाद में लोग मोबाइल चेंज कर लेते हैं। अब इसमें क्या ये आप, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा जी, नहीं, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ये लोग सिर्फ कहने को हैं। नहीं देखो ये बात सबके लिए लागू है, एक के लिए नहीं। इसीलिए आपने वो जो आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह का दिया, आपने कहा नहीं मेरे को जरूरत नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या, अरे हम चाहते तो हम कैबिनेट मिनिस्टर क्या, हम चाहते तो हम देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। अरे वही बात आपको, सीएम पीएम हम खुद बन सकते थे, लेकिन हम काम नहीं करेंगे ऐसा काम। जो काम विश्वामित्र ने राम से करवाया, क्या विश्वामित्र खुद नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राज धर्म राजा निभाएगा, हमारा ऋषि धर्म हम उसको हम निभा रहे हैं। स्वच्छ भारत में भी पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन की जिम्मेवारी ली है, लेकिन साथ साथ जी ये सुनने में आ रहा है कि आपकी जो दिव्या फार्मेसी है उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो गंगा नदी को पॉल्यूट कर रहे हैं। आपसे जानेंगे इसकी सच्चाई छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं स्वामी रामदेव जी से कि जो कहा जा रहा है कि दिव्या फार्मेसी के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो गंगा नदी को, गंगा माँ को पॉल्यूट कर रहे हैं, कितना सच है? गंगा रक्षा मंच हमने बनाया था, गंगा को राष्ट्रीय नदी हमने घोषित करवाया था। स्वयं उस समय मैं और हमारे कुछ दूसरे हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को लेकर के जो है मनमोहन सिंह जी से हम मिले, उस चीज़ को किया। मैं गंगा को क्यों पॉल्यूटेड करूंगा? मैं तो गंगा को स्वच्छ करने के काम में आ गया। दूसरी बात, हम गंगा जी से हम दिव्य फार्मेसी करीब करीब जो है 5-6 किलोमीटर दूर है, उसका एक टोपा पानी, जैसे राजस्थान की भाषा में, हरियाणा की भाषा में बोले ना, एक टोपा पानी नहीं जाता दिव्य फार्मेसी का। और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं ना, आप एक बार आकर के विजिट कीजिए, उसमें ईटीपी सिस्टम से लेकर के तमाम चीज़ें इतनी लेटेस्ट लगी हैं। देखो जो दूसरों के घर पे पत्थर मारते हैं ना, वो शीशे के घर में नहीं रहते। हम चारों तरफ फाइट करते हैं करप्शन के खिलाफ, जो भी इलीगल इमोरल एक्टिविटीज है उनके खिलाफ। हम गलत काम क्यों करेंगे? आज पतंजलि पर लोग क्यों भरोसा करते हैं? अरे बोले बाबा जो है ना सबके साथ पंगा लेता है, यदि इसने बाबा ने कुछ भी अपने प्रोडक्ट में गड़बड़ की ना तो बोले इसको गवर्नमेंट जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तो तब कहते थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अरे तब अच्छा, तो अच्छा मतलब अब जो है आज भी सब जगह तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं ना, पतंजलि के प्रोडक्ट तो सब जगह जाते हैं। और पतंजलि के प्रोडक्ट तो वैसे ही, भाजपा सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी अगर कुछ गलत होता है तो? मैं किसी से प्रोटेक्शन अपेक्षा नहीं रखता। मैं तो कहता भगवान भी मुझे प्रोटेक्ट ना करे। ईश्वर की कर्मफल और न्याय व्यवस्था में मुझे भरोसा है। मैं किसी इंसान को देख के काम नहीं करता, मैं भगवान को साक्षी मान के काम करता हूँ। और किसी भी तरह के ये सब। स्वामी रामदेव जी, अभी आपने ये कहा कि स्वामी रामदेव आवाज उठाते हैं करप्शन के खिलाफ, जो गलत है उसके खिलाफ। आपने काला धन का नाम नहीं लिया, क्योंकि अब थोड़ा सा ये मुद्दा पेचीदा होता जा रहा है क्या? जितना चुनाव से पहले आप काले धन पे बोल रहे थे, कुछ सुनने में आता है कि आप कम बोलते हैं। हाँ सच कह रहे हो, आप कम बोल रहे हो। क्या करोगे? अब लोग कहते हैं बाबा बोल लो बोतली अब ला के दो तो बिल्कुल बोलते हैं जी लोग। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ अनिता बहन, मुझसे लोग ये अपेक्षा नहीं करते अब कि मैं बयान दूं। वो कहते हैं बाबा आप ला करके दिखाओ।
क्या बयान करोगे? बहुत दे कैसे दिए। ला करके दिखाओगे पहले बाबा? मैंने सारी चीजें बता दी थी लोगों को, इतनी मात्रा है काले धन की, ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जो काले धन पर रिसर्च हो रहा है, मैंने वो सारे के सारे जो है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर के और जो ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी से लेकर के टैक्स जस्टिस नेटवर्क से लेकर के हिंदुस्तान में जो ब्लैक मनी बिल्कुल, का सारा सब बता दिया, बताया, बहुत। फिर उसका मैकेनिज्म प्रोसीजर्स भी सब बता दिया। तो बाबा बोले अब ये सारा काम जो पहले बताते थे आप, जो ज्ञान देते तो थे अब कि वो ऐसे आप काला अपनी धन सरकार आएगा, को दो ना। अब लाओ। तो अब मैं ज्ञान तो आज भी दे रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, अब आप किसको दे रहे हो? अब तो लोगों को तो दे नहीं रहे। अरे अब आप ज्ञान नरेंद्र भाई उनको मोदी जी को दो ज्ञान। वो ज्ञान वही तो जो जेटली जेटली जी साहब को है दो। या जो मोदी जी है, उनकी सरकार है, उनको भी ज्ञान तो दे रहा हूँ। लेकिन अब मुसीबत ये है ना, ज्ञान तो दे रहा हूँ लेकिन उसमें जितना काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। उतना काम जमीन पर लोगों को, देखो लोगों को क्या चाहिए, वो कहते हैं हमको तो काला धन आना आता हुआ चाहिए। अब काम भी सरकार कर रही है, ये बात सच है। मोदी जी के नेतृत्व में, नियत में, नीतियों में भी हमें दोष नहीं लगता। चाहे जेटली साहब है, वो भी बहुत बहुत ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन परिणाम एक तरफ हमने कहा 400 लाख करोड़, वो कह रहे हैं 4,000 करोड़ रुपये ले आए हम, तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरे जैसे हो गया ना। और फिर जितना आया उतना वापस चला भी गया चला भी गया। बात यह है कि काले धन के ऊपर सरकार को और ज्यादा प्रामाणिक तौर पर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, तो लोगों का भरोसा। आगे चलते हुए स्वामी जी, आपने एक बार ये कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ खास कदम उठाने पड़ेंगे, क्या इशारा था? दो बातें कही मैंने। गाय के बारे में इतना कहा कि भाई मान लीजिए हमारे गौमांस खाने से यदि हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचती है तो फिर छोड़ देना चाहिए हमको। क्या गौमांस नहीं खाएंगे तो हम क्या जन्नत से वंचित हो जाएंगे, स्वर्ग में से वंचित हो जाएंगे, क्या हेवन में नहीं जाएंगे? दूसरी बात, एक चीज पूछूंगी पहले, एक बार इस पे, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि एक तरफ ये जो बीफ पार्टी जो हो रही है बहुत ही घिनौनी चीज है, दूसरी तरफ अब पता चल रहा है जी हिंदू लोग पोर्क पार्टी कर रहे हैं। ये समझे, ये समझे पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं। मैं आपको बता रही हूँ जी, ये हुआ है और ये इस हफ्ते की बात। ये गलत बात है। देखो दोनों ही तरफ जो कट्टरपंथी है ना, वो मानवता के दुश्मन है और राष्ट्र के दुश्मन है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए आपस में भाईचारा, सद्भावना, सहिष्णुता, ये शाश्वत मूल्य है। दिस इज यूनिवर्सल। और दूसरा जनसंख्या के लिए मैंने कहा जमीन बढ़ा नहीं सकते, संसाधन बढ़ा नहीं सकते, वो तो जो भी हमारे पास में रिजर्व्स हैं वो भी लिमिटेड है, लैंड है वो भी लिमिटेड है, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो लिमिटेड है, ये तो अनलिमिटेड नहीं हो सकते। तो जो है एक तरफ मानव जो संसाधन है वो हमारी बहुत ताकत होता है। जब यदि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अब एक आदमी यदि 5, 7, 8, 10 बच्चे पैदा करने लगे, पहले जब कर रहे थे तो अच्छी बात थी, वेदों में भी कहा 10-10 बच्चे पैदा करो, लेकिन आज की डेट था कि केवल एक समुदाय के लोगों को क्यों बोला जा रहा है? नहीं, मैंने एक समुदाय के लोगों को नहीं कहा, मैंने कहा गरीबी और अशिक्षा ये जनसंख्या का कारण है, मजहब कारण नहीं। गरीब जो हिंदू हैं, अशिक्षित हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे वनवासी हैं, हमारे भाई, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों? आदमी गरीबी में एक तो क्या होता है, उसको ऐसा लगता है एक ही 2 बच्चे पैदा किए, कोई मर जाएगा, बुखार होकर मर जाएगा। मोर्टेलिटी रेट भी तो ज्यादा है अपने यहाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अमीरों के तो बालक पैदा करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या। अमीरों के तो बालक पैदा ही नहीं हो रहे, या हो रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। तो अमीरों ये गरीबी और अशिक्षा, आदमी को ज्ञान नहीं, ज्यादा ज्ञान हो जाए तो मेरी तरह से हो जाएगा, बालक पैदा ही नहीं करेगा। तो इसलिए गरीबी और अशिक्षा है ना, ये कारण है जनसंख्या का। तो इसका निवारण होना चाहिए, और चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, ज्यादा जनसंख्या होगी तो सच में हम उनको ना तो अच्छा आहार दे पाएंगे, ना अच्छी शिक्षा और ना संस्कार दे पाएंगे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वापस आते हैं जी पतंजलि योगपीठ पर। ठीक है, आपके भी जैसे आपने कहा एक कॉर्पोरेट बनाना पड़ता है, एक इंडस्ट्री बनानी पड़ती है, उसको वर्किंग करने के लिए तनख्वाह सब देते हैं जी, ठीक है, इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है। आप भी PF ESI सारे बेनिफिट्स अपने लोगों को देते होंगे, लेकिन उसके अलावा क्यों जुड़े कोई पतंजलि योगपीठ में? ये मैं जी कॉर्पोरेट गुरु योगी रामदेव जी से पूछ रही हूँ प्रश्न। विदेशी कंपनियां कहती थी हम पूंजी लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, निर्यात बढ़ाते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, ये सब रोजगार बढ़ाते हैं, सब बकवास की उन्होंने। इस देश में पूंजी यूनिलीवर 20 लाख रुपए की लेके आई, पूरा साइंटिफिक डेटा है मेरे पास में, इस तो हिस्ट्री है, 20 लाख रुपए की पूंजी लेके आई
आज 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की उनकी वेल्थ है। ठीक है, अब पतंजलि में क्यों जुड़े? पतंजलि में इसलिए जुड़े क्योंकि हम पतंजलि के द्वारा एक तरफ व्यक्ति के जीवन में समृद्धि ला रहे हैं। हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया अभी तक, और आने वाले 5 सालों में कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक बात। दूसरी बात, एक तरफ जो है अपना कैरियर बन रहा है, अपना घर परिवार चल रहा है, और दूसरी तरफ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इस भारत को फिर से आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति सुपर पावर बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। उनको साथ में लेकर के इस देश के करोड़ों लोगों को हम खुशियां देंगे, समृद्धि भी देंगे, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का हक देंगे। कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगड़ रहा है, दुनिया भर के लोग अवार्ड वापस करने में लग रहे हैं। आप तो बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं ग्रास रूट पर, कितना बिगड़ रहा है देश का माहौल, कितनी असहनशीलता आ रही है भारतवासियों में? ये जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, ये किसी भी वर्ग में, किसी भी समूह में अच्छे नहीं होते। और मोदी जी इस बात से बड़े दुखी हैं। मेरी प्रधानमंत्री बनने के बाद में टेलीफोन के अलावा 3 बार प्रत्यक्ष उनसे मुलाकात हुई है। जब भी बात करता हूं तो ये चीज़ उनको बहुत हर्ट करती है कि स्वामी जी जो है ना, कुछ लोग जो है ना देश का माहौल बहुत खराब कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूँ, देखो भाई, सरकार की जिम्मेवारी है जी, ऐसे लोगों को चुप कराया जाए और देश का माहौल देखो ठीक 2 रखा बातें जाए। इसमें होती हैं। मोदी जी या मोदी की सरकार कभी नहीं चाहती, अब कहेंगे तो फिर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी उसमें कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी भी जो ये कट्टरपंथी है ना उसको प्रश्रय नहीं दे रहे मोदी जी। लेकिन ये सच है, इससे देश की बदनामी होती है पूरी दुनिया में। और एक बात और कहता हूँ, ये दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय। हिंदुओं में कट्टरपंथी फिर भी थोड़े बनिस्पत कम है। मैं तो देखो, मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदू फिलहाल वर्ग, अभी तक देखो हिंदुओं में अभी लेकिन तक, जिस राह पे चले हैं वहां आगे सर्व सत्यानाश है। देखो मुस्लिम लोग इससे बहुत परेशान हैं कि उनके यहाँ कट्टरपंथी ज़्यादा पैदा हो गए, और ये मुशर्रफ जैसे तो जो है मुंह फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं कि मैंने पैदा किया तालिबान, मैंने पैदा किया ओसामा बिन लादेन। ये सोच हमको कहाँ लेकर के, ये डिस्ट्रक्टिव सोच है। तो ये क्रूएल्टी, क्रूरता, वायलेंस, ये किसी भी वर्ग के लिए ठीक नहीं होती है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी संयम बरतेंगे, और मुसलमान में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी सम्मान नहीं मिलेगा, तो ये देश आगे बढ़ेगा। और इन बहुत अच्छे शब्दों के साथ एक सहनशील भारत जिसमें सब मिलकर विकास करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। मैं तो गाता हूँ ना हमेशा, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बहुत अच्छे शब्द, और इसके साथ एक बार फिर आपका बहुत 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 प्रणाम, धन्यवाद स्वामी नमस्ते, जी। अनीता। जय हिंद। तो ये था आमने सामने स्वामी रामदेव जी के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।